नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सी ट्यूब न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा रहा औरंगाबाद का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज सी ट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आम आवाम को उसकी सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए एक दिवसीय हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का थीम था हेल्दी यूथ हेल्दी फ्यूचर। देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थान अपोलो ने इस अवेयरनेस कार्यक्रम में मुख्य रूप सहभागिता निभाई, जिसमें जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर बीके सिंह, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार दास और एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर रविशंकर ने अपने वक्तव्य से लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सी ट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने की, जबकि कार्यक्रम को संरक्षण संस्थान के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने प्रदान की। एक टेक्निकल स्टूडेंट को पटना से चलकर आए और सिद्धियों को अपने दिल में संजो कर और अपने साथ साथ पूरे सारे अपने टीम को लेकर आए, तो मैं जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सिद्धियों की तरफ से। और औरंगाबाद के दिल में बसने वाले हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे अंकल डॉक्टर वीके जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ऑलरेडी बहुत लेट हुआ, आप लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज पर बहुत गहराई से जिस तरह से सब लोग ने हेल्थ कॉन्शियस के बारे में बताया। इस मौके पर संस्थान निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इसके झा, सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित सभी दिग्गज डॉक्टरों ने जहां अपने अपने क्षेत्र से जुड़े अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें स्वस्थ रहने के मूल मंत्र दिए। वहीं सी ट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने सभी डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य इंसान की सबसे बड़ी दौलत है और उस दौलत को सहेजने की कला एक डॉक्टर ही बता सकता है। इंसान का शरीर कुदरत की देन है, लेकिन जब वह किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो उससे निजात दिलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है। इसलिए डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते हैं। आज के दौर में जिस तरह से बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक डॉक्टर की बात को गंभीरता से सुनना, समझना और उसका अनुसरण करना बेहद जरूरी है। I am going to talk about a very important topic which is becoming a big problem in today's era, and that is obesity. Obesity मतलब मोटापा। तो मोटापा has become such a big problem that it is being considered as a new pandemic. जैसे कोविड था, पूरे दुनिया को अफेक्ट किया, उस टाइप से मोटापा एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है जो पूरे दुनिया के लोगों को अफेक्ट कर रही है, किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो आज हम जानेंगे कि मोटापा क्या है, मोटापा के क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे हम लोग उनसे बच सकते हैं और उसका इलाज क्या है मेडिकल टर्म्स में। तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that the incidence of obesity has tripled in last 50 years. 50 साल पहले जितने लोग मोटे होते थे, अब उससे 3 गुना ज़्यादा लोग मोटे हैं और अभी भी ये बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में 40% लोग जो हैं जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है और 15% जो लोग हैं वो ओबीस है, मतलब एक्सट्रीमली फैट। और इवन बच्चों में 5 में से 1 बच्चे, अगर पूरे दुनिया का डेटा देखा जाए तो 5 में से 1 बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं। अपने भारत का ये नक्शा है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो गहरे लाल रंग से मार्क किया है जिन स्टेट्स को, वहाँ पे ओबेसिटी का इंसिडेंस जो है वो 35%, 50% से ज़्यादा है। और जो पीला है जिसमें फॉर्चुनेटली अभी बिहार भी है, वहाँ पे ओबेसिटी अभी 35% से कम है। तो आप ये जानिए कि 35% मतलब 100 में से 35 लोग मोटे हैं। तो ये बहुत ही भयानक दृश्य है, क्योंकि मोटापा के वजह से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। मोटापा खुद इतने सारे बीमारियों का जनक है कि इसके बारे में बात करना जरूरी है और आप सबको अवेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि हम सबके घर में ओवरवेट तो छोड़ दीजिए, ओवरवेट में तो शायद मैं भी हूँ, लेकिन ओबीस भी हमारे घर परिवार में बहुत लोग मिल जाएंगे। हर किसी की चाची, चाचा, नाना, दादी एक ओबेसिटी के प्रॉब्लम से ग्रसित पाए जाते हैं हर फैमिली में। तो ओबेसिटी को कहते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि इसके वजह से प्रीमेच्योर डेथ, जिस आदमी को 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, उसकी मृत्यु 50 साल में हो जा रही है, 55 साल में हो जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। पूरे दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओबेसिटी की वजह से मृत्यु उनकी होती है।
और 8% पूरे दुनिया में जितने लोग मरते हैं उसमें से 8% लोग ओबेसिटी के दुष्प्रभाव की वजह से मरते हैं। तो ओबेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है ओबेसिटी? एक तो देख करके हो गया कि हाँ भाई बहुत मोटे हैं, ये है वो है, बट साइंटिफिक टर्म्स में ओबेसिटी को कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके बॉडी में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाए, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वसा अगर आ जाए शरीर में तो उसको ओबेसिटी कहेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का जो अभी साइंटिफिक तरीका है, आप लोग तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या इस लाइन से हैं, उसको BMI कहते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वेट को केजी में डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसको BMI कहते हैं। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। जैसे 70 किलो का कोई आदमी है जिसका हाइट अगर 1.65 मीटर है तो उसका BMI हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 1.65 स्क्वायर, लगभग 25.7 के आसपास है। तो इसी टाइप से किसी भी आदमी का हाइट और वेट मेजर करके हम लोग BMI कैलकुलेट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो आदमी किस रेंज में है। जैसे अब नॉर्मल क्या है, ओवरवेट क्या है, ओबेसिटी क्या है। तो अगर किसी का BMI 18 से 25 तक है तो उसको कहेंगे नॉर्मल, 25 से लेकर 30 तक है तो ओवरवेट, 30 से ज़्यादा है तो वो ओबीस आएगा। ओबीस का भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से ज़्यादा। मगर ये मान के चलिए कि अगर 25 तक है तो नॉर्मल है, 25 से 30 तक अगर BMI है तो उसको ओवरवेट कहते हैं। अब कारण क्या है? कारण हम सबको पता है, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा अगर खा रहे हैं, जितना एक्सरसाइज करना चाहिए उससे कम कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दिन भर बैठे हुए ऑफिस में, सुबह से शाम तक घर जा रहे हैं, बैठ के सोफा पे टीवी देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो आदमी ओबीस हो जाएगा। कुछ केसेस में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, एड्रेनल ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है जिससे आदमी मोटा हो जाता है, तो वो सब दवा से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ लोग में अनुवांशिक होता है, जेनेटिक, जिसके माँ पिताजी अगर मोटे हैं तो ज़्यादा चांस है कि उनके बच्चे मोटे होंगे और उनके बच्चे मोटे होंगे। तो ये है, बहुत बार देखा गया कि स्ट्रेस की वजह से किसी के फैमिली में या किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ वैसा घटना हो जाता है जिससे वो आदमी डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन की वजह से भी और स्ट्रेस की वजह से भी आदमी ज़्यादा खाना, इरेगुलर लाइफस्टाइल, इसकी वजह से भी आदमी में मोटापा हो सकता है। तो ये सारी कारणें हैं जिसके जो मोटापा को प्रोड्यूस करती है। अब मोटे तो हो गए तो उसका रिस्क क्या है? भाई मोटे होने का बहुत रिस्क है। मोटा होने से कई ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ मोटापा से रिलेटेड है, जैसे हार्ट की बीमारी। बहुत लोग को देखेंगे, अदनान सामी जैसे थे, उनको उनके डॉक्टर ने बोला कि आप टाइम बॉम्ब पे हैं और अगर आप अपना ऑपरेशन नहीं कराए तो विद इन 2-3 ईयर्स आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तो फिर उन्होंने सर्जरी कराया और अभी भगवान की दया से अच्छे हैं। तो हार्ट की बीमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो मोटापा की वजह से होती है। सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, तरह तरह की मेडिकल टर्म्स में बीमारियां होती हैं जो हार्ट को कमजोर करती है। दूसरा स्लीप एपनिया सिंड्रोम। आप देखोगे जो बहुत मोटे होते हैं और जब सोते हैं तो बहुत गहरा खर्राटा लेते हैं। वो खर्राटा जो है इसका मतलब उनका नींद बहुत हल्का है और वो दिन भर ऊँघते रहते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, खर्राटा करते रहते हैं और दिन भर ऊँघते रहते हैं। तो इसको कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। फैटी लिवर डिजीज, लिवर के अंदर फैट हो जाता है और बाद में वो बढ़ते बढ़ते जाके सिरोसिस और लिवर फेलियर में चला जाता है। तरह तरह का कैंसर, इसके बारे में बात बताऊंगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनका वजन बहुत ज़्यादा रहता है, देखोगे आमतौर पर घुटना के, कमर के दर्द से ग्रसित हो जाते हैं। उसके अलावा भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर डिजीज, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ मोटापा की वजह से होती हैं। अब ये जो बड़ा सा चार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि तरह तरह के ऑर्गन का नाम लिखा हुआ है। ये सारे ऑर्गन का कैंसर मोटापा से लिंक्ड है, ऐसा पाया गया है स्टडीज में। चाहे वो ब्लड कैंसर हो, गॉल ब्लैडर कैंसर हो, पैंक्रेटिक कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो, तो ऐसा 15-20 ऑर्गन का कैंसर है जो मोटापा की वजह से उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ तक भी देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि स्मोकिंग से ज़्यादा रिस्क कर देता है मोटापा कैंसर के लिए, तो स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरा है। अब कैसे प्रिवेंट किया जाए? अभी आप लोग सब यंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो अभी से ही अपने लाइफ में अच्छा लाइफस्टाइल इन्वेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस को दूर रखना है। ऐसा करके अभी से ही आप करेंगे तो बाद में जाकर के जब आप 50 साल 60 साल के होंगे तो भी फिट रहेंगे। और उसी समय होता है जब शरीर कमजोर होता है, तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू होती हैं, तो आपका अभी का जो इन्वेस्टमेंट है वो उस समय आपको रिटायर्ड देगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज अभी से ही करना है,
एडिक्वेट स्लीप लेना है। ये नहीं कि रात के 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और यूट्यूब देख रहे हैं, तो वो फिर उससे भी मोटापा होता है। स्क्रीन टाइम डिक्रीज करना है। ये बहुत सारी स्टडीज में आ गया कि मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, रात में लेट से सोते हैं, उनको मोटापा होने का, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सबका रिस्क बढ़ जाता है। एक्सेस शुगर खाना, जैसे बहुत ज़्यादा मैदा, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब लेने से भी मोटापा बढ़ता है। तो हम लोग को ये सब चीज़ अवॉइड करना है, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आप सब लोग जानते हैं। एक्सरसाइज करना है। अब आते हैं कि अब कोई ठीक है, प्रिवेंट करना तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अगर कोई मोटा हो ही गया तो उसका क्या उपाय है, कैसे उससे निजात पाए? तो पहला तो शुरू होता है स्टेप लैडर टाइप का चीज़ है, जैसे सीढ़ी है उस टाइप से एक एक करके हम लोग ट्रीटमेंट का बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है मेडिकल लाइफस्टाइल चेंजेस से। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब जो जितनी बातें मैंने बताई कि चीनी कम खाना है, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम से सोना है, स्किन टाइम करना है, ये करने से आदमी कुछ हद तक अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं उन लोगों के बारे में बात करेंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब इंटरवेंशन से मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिसिन। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो जिसके खाने से भूख लगना कम हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापा करती है, जैसे थायराइड की बीमारी, ये सब। तो वो सब का अगर मेडिकेशन स्टार्ट किया जाए तो उससे भी मोटापा कम होता है। और उसके बाद आता है इंडोस्कोपिक, जिसमें बिना ऑपरेशन किए मुंह से ही एक ट्यूब डाल करके और पेट की साइज को छोटा कर देते हैं। उसके बाद आता है फिर सर्जिकल, जिसका मैं विशेषज्ञ हूँ। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 125 किलो 130 किलो के हो गए, उसमें कोई मेजरमेंट काम नहीं कर रहा है, ना उसमें दवा ना आहार, तो वैसे पेशेंट कैंडिडेट हो जाते हैं सर्जरी करने के लिए। उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अब अगर कोई बहुत मोटा है, अगर मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा है 5 किलो 7 किलो, तो वो तो डाइटिंग से कंट्रोल हो सकता है, एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जिसका वजन अब 130, 150, 160 किलो हो गया, वैसे लोगों में देखा गया है कि जो डाइटिंग करते हैं कि वजन कम कर लेंगे खाना कम खा करके, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। उसको पिंग पॉन्ग इफेक्ट है। जैसे अगर एक छोटा पिंग पॉन्ग बॉल को आप जमीन पे पटकिएगा तो उतना ही तेजी से वो ऊपर आता है। तो ये जब डाइटिंग करते हैं तो वेट कम होता है, लेकिन जहाँ रिलैक्स होते हैं तो वजन पता चला कि पहले 125 था तो अब 130 आ गया बढ़ करके। तो उसको पिंग पॉन्ग कहते हैं कि पहले घटा तो, लेकिन जब बढ़ा तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हर बार ऐसा ही होते जाता है। दूसरा है कि खाना नहीं खाने से बहुत लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले बहुत खाते थे, अब रास्ता से गुजरते हैं, जलेबी पूड़ी हलवा दिख रहा है, खा नहीं सकते हैं, तो बहुत लोग अवसाद में चले जाते हैं। सोशल आइसोलेशन, डर के मारे जाते ही नहीं शादी का, जाएंगे खाना दिखेगा, खाना तो है नहीं तो उससे चल जाओ ही नहीं, तो एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, कि भाई अब आप अडेप्ट किए, शुरू में तो बहुत तेज़ी से वजन कम हुआ, एक सर्टेन टाइम के बाद वजन भी नहीं कम हो रहा है, तो क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर जाता है। आप कम खाइएगा तो आपका बॉडी उसी हिसाब से अडेप्ट कर जाएगा। और डिक्रीज एक्टिविटी, बहुत कम खाइएगा, ज़्यादा डाइटिंग कीजिएगा तो एनर्जी नहीं रहेगा, दिन भर घर में पेट पकड़ के बैठे रहिएगा, तो ये भी काम नहीं करता है। तो करना क्या है? दूसरा आता है मेडिसिन। तो मेडिसिन भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, कोई 80 किलो का है तो उसमें 7-8 किलो कम हो जाएगा, लेकिन उसका अपना साइड इफेक्ट है, और जहाँ दवा बंद किए वापस से बीमारी वापस आ जाएगी। तो अब जो देखा गया है कि बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, सब में नहीं, लेकिन जिनका BMI 35 से 40 से ज़्यादा है, आमूमन वैसे लोग 100 किलो से ज़्यादा की होते हैं, तो वैसे लोग में बैरिएट्रिक सर्जरी एक नया चीज़ आया है जो जिसके चलते अगर वो करा लिया जाए तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, और ऐसा नहीं कि जब एक बार ऑपरेशन हो गया तो दोबारा वेट गेन होगा। तो इस ऑपरेशन को बैरिएट्रिक सर्जरी एक ग्रुप ऑफ सर्जरी है, वैसी सर्जरी जो मोटापा कम करने के लिए की जाती है। तो उसमें बहुत तरह का टेक्निक है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। उसमें तरह तरह से बैंड लगा देते हैं पेट में, खाना भी ज़्यादा, पेट के साइज को काट के छोटा कर देते हैं, अंदर जो स्टमक रहता है। और ये सारी जो सर्जरीज होती हैं वो लैप्रोस्कोपी विधि से होती है, मतलब पेट में छोटा छोटा 2-3 होल बना के, कोई पेट पे लंबा इंसिजन नहीं देते हैं। तो इस टाइप से ऑपरेशन करते हैं। एक लंबा सा कैमरा रहता है जो पेट के अंदर एक छोटा सा होल बना करके हम लोग पेट में डालते हैं, और ये सामने जैसे टीवी दिखता है वैसे पेट के अंदर का सारा चीज़ टीवी पे दिखता है। इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। मतलब आपको पेट पे चीरा नहीं देना है, पेट के अंदर एक कैमरा डाल करके और फिर सर्जरी करना है स्क्रीन पर देख करके। ये सामने ये सर्जन है और ये सामने टीवी पे देख करके पेट के अंदर का सारा चीज़ बाहर देख रहे हैं और उसी से ऑपरेशन कर रहे हैं।
तो ये आजकल सबसे, जैसे आप सुने होंगे किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है लैप्रोस्कोपी से, तो उसमें पेट पे चीरा नहीं देते हैं, ऐसे ही छोटा सा इंसिजन देके करते हैं। तो सेम इसी तरीके से मोटापे की सर्जरी की होती है। अब ऑपरेशन के बाद क्या होता है, तो ऑपरेशन के 30-40 मिनट के बाद मरीज होश से बाहर आ जाता है, बातचीत करने लगता है, 6-8 घंटे बाद घूमने फिरने लगता है, 12 घंटे बाद खाना पीना शुरू कर देता है, और 1 से 2 दिन में उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। और इसमें देखा गया है कि 15 से 20% वेट गेन, जैसे मतलब कोई 80 किलो का है तो 15-16 किलो उसका वजन अगले 2-3 महीने में कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ सर्जरी जो है वो मेट्रो सिटीज़ में 3.5 लाख से 4 लाख आता है, लेकिन पटना में हम लोग बहुत कम कॉस्ट पे कर रहे हैं, और IGIMS में या फिर अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में लगभग 1.5 लाख में सर्जरी हो जाती है। तो ये जब मैं इसके पटना के पहले लखनऊ में था किंग जॉर्जेस में, तो हमने वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया था, और काफ़ी उसके चलते मीडिया में भी ये सब न्यूज़ आया था, ये सुधा का है। अभी हाल में 2 साल पहले हमने IGIMS पटना में भी मोटापे की सर्जरी शुरू की। अब तक हम लोग 10 पेशेंट का ऑपरेशन कर चुके हैं, और सब पेशेंट का लगभग 15 से 20 किलो का वजन कम हो चुका है। और जो पेशेंट बेड रिडन थे, व्हील चेयर पे चलते थे, अब वो पेशेंट खुद से अपना सारा काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ लेते हैं, अपनी दिनचर्या का पूरा करते हैं। तो इस ऑपरेशन का बहुत ही लाभ है। ये हमारे पहले पेशेंट थे, ये भी 115 किलो के थे, अब वो 80 किलो के हैं और बहुत ही खुश हैं। तो थैंक यू। तो हमको लगता है कि मेरे इस टॉक से आपको एक मैसेज मिला है। थैंक यू। तो मोटापा बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहना है। सिद्धियोग इंस्टीट्यूट को द्वारा हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबों के समक्ष मैं ये सोचकर आया हूँ कि अपने प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में कुछ अपना जो तजुर्बा है शेयर कर सकूँ। दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च होते हैं इलाज के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि हम बीमारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पे सरकार का भी कम ध्यान है, और हमारा ध्यान तो डेफिनेटली कम है ही। हम लाइफ में इतनी बिजी हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे कि हम बीमारी से बच सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन नहीं आता मन में कि हाँ हम ऐसा करें तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आती है तो हम डॉक्टर भागते हैं, खर्चे करते हैं, सफ़र करते हैं, सो अलग। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उस पर हमारा ध्यान बहुत ही कम रहता है। अब मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, सो आज मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन को कैंसर विषय के संदर्भ में आप लोगों के समझ कुछ जानकारी रखना चाहूँगा। कैंसर का मतलब सिंपली होता है कि कोई भी सेल या कोशिका शरीर की बहुत ही तेज़ी से बढ़े और एक वो गांठ का रूप ले ले, उसे हम कैंसर कहते हैं, वो सामान्य भाषा में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर के बारे में 3 भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हर किसी के मन में है, जो इस वक्त इस फील्ड से नहीं है। पहला मिसकंसेप्शन है कि कैंसर इज ऑलवेज लिथल, यानी कैंसर का मतलब होता है कि ज़िंदगी का अंत हो जाए, ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, और तीसरा है कि कैंसर के लक्षण हमें पता नहीं चलते हैं। ये तीनों ही मिसकंसेप्शन है। मैं वन बाय वन तीनों को बताऊंगा कि कैसे मिसकंसेप्शन है। पहला कि कैंसर इज ऑलवेज लिथल, मतलब ये हमेशा जानलेवा होता है। आप मुझे ये बताइए कि किसी भी आदमी को यदि लूज मोशन हो, यानी कि मान लो कि आप हर दिन वो 10-12 बार पतला लेटरिन जा रहा हो, उसे आप ORS मत दो, मैं कुछ दवा की बात नहीं, उसे आप ORS मत दो एक हफ्ते तक, क्या होगा उसका मुझे बताइए। कोई बता सकता है क्या होगा उसका 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद में? ही विल डाई। सो लूज मोशन जैसी साधारण बीमारी यदि उसे ट्रीट ना किया जाए, सो पेशेंट विल डाई इन 1, 2 और 3 वीक्स, ही वोंट सर्वाइव बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब कैंसर में क्या होता है, ये सोचो आप, बीमारी लोगों को लक्षण 1 साल से हैं, जब पेशेंट हमारे से मिलते हैं OPD में, तो गांठ कब से है? हाँ सर 1 साल से है। दर्द कब से हो रहा है पेट में? 1 साल से पेट में दर्द हो रहा है। तो बीमारी को ढोते हैं, वो ढोते हैं तो बीमारी बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ेगी वो। और ऐसे केसेस में जब बीमारी स्टेज एडवांस हो जाती है, स्टेज 3 पर पहुँच जाती है, तो उस केस में डेफिनेटली ट्रीटमेंट के ऑप्शन हमारे पास कम जाते हैं और बीमारी लिथल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि सिम्टम्स का पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये बात जरूर है कि कई बार हमें गांठों का समझ में नहीं आता है, बट अब फ्रिक्वेंटली मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स को दिक्कत कुछ हो रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम सारा काम करते हैं अपनी लाइफ में, बट हेल्थ की जो चीज़ें होती हैं सबसे बाद में करते हैं। हम शादियाँ अटेंड करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, खाना पीना की शॉपिंग करते हैं, बट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो जाएंगे वो 1, 2, 3 मंथ तक वो चलता रहता है। ये लोकल दुकान से दवाई लेकर आ गए। सो नॉर्मली ये होता है कि लक्षण तो होते हैं लोगों में, बट वो उसके लिए
डॉक्टर से कंसल्ट ही करते हैं। सो एक ये मिसकंसेप्शन की लक्षण क्या समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, आता तो है मोस्टली, बट हम इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। तीसरा मिसकंसेप्शन है कि इलाज नहीं है कैंसर का, ये भी मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन नहीं कहूँगा मैं, ट्रेडिशनली ऐसा हुआ है एक्चुअली में कि कैंसर लाइलाज बीमारी रही है, बट थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी लास्ट 10 से 20 सालों में कैंसर के इलाज में इतना डायनामिक चेंज आया जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी हुआ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में नई दवाइयों का आना हुआ, सर्जरी के डिफरेंट टेक्निक्स हुए, रोबोटिक सर्जरी वगैरह का आना, इन चीज़ों से कैंसर के इलाज में आमूलचूल बदलाव आया है। और आज बीमारी लाइलाज लिटरली नहीं है। हमारे पास इतने पेशेंट्स ऐसे आज भी आते हैं जो कि 5 साल 10 साल का इलाज कराए हैं, फिट हैं, फॉलोअप पे मिलते हैं और अपना सारा काम नॉर्मली कर रहे होते हैं। सो तीनों मिसकंसेप्शन है। इसकी वजह बताने की ये है कि ये मास में ये बात जानी चाहिए कि कैंसर एक बीमारी लाइलाज नहीं है, ट्रीटेबल बीमारी है। बस जरूरत इस बात की है कि उसके लिए समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। नाउ आई लाइक टू एंगेज यू पीपल। मैं आप सबों से एक दो सवाल पूछूंगा, आप थोड़ा इंटरेक्ट करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप इस बारे में क्या आपकी समझ है। आप में से कोई बताइए मुझे कि कैंसर की बीमारी किस एज में हो सकता है? छोटे एज में हो सकता है, बड़े एज में हो सकता है, या मिडिल एज में? आप में से कोई कुछ इस बारे में बता सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि कैंसर की वजह क्या है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्यों होता है कैंसर? हाँ, बट कैंसर होता क्यों है? हम आज अक्सर देखते हैं लोग बोलते हैं कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? कुछ तो कुछ वजह होगी जो कैंसर कॉज करता है। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस एज ग्रुप में होता है? जैसा किसी ने बताया कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। कैंसर का नेचर डिफर करता है डेफिनेटली। जैसे यंग एज ग्रुप में मैं देखता हूँ कि 5 साल 10 साल के बच्चों में भी कैंसर होता है। जब ब्लड कैंसर हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, बोन ट्यूमर हुआ, ये यंग एज ग्रुप में भी हो सकता है, 5-10 साल के बच्चों में भी हो सकता है। ओल्ड एज में कई सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ। सो इन शॉर्ट कोई भी एज ग्रुप जो है वो कैंसर से बचा हुआ नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकती है। दूसरा सवाल है कि इसके किस वजह से कैंसर होता है? इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है एक्चुअली में, मैं शॉर्ट रखूँगा इसको। मोस्ट कॉमन कॉज बोलेंगे कैंसर का तो स्मोकिंग होता है डेफिनेटली, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म दोनों ही मोस्ट कॉमन कॉजेज में से आते हैं। जैसे डॉक्टर साकेत ने बताया कि ओबेसिटी बहुत बड़ा वजह है कैंसर का। ओबेसिटी से ना सिर्फ डायबिटीज, बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी से हमें कैंसर भी हो सकता है। जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, कोलोन यानी बड़ी आंत के कैंसर, सारी कैंसर जो है वो ओबेसिटी से हो सकते हैं। उसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसा बताया मैम ने कि आज हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन एक मेजर इशू बन चुका है। आप यदि आप लोग ने किसी ने फॉलो किया होगा तो बिहार के सारे बड़े शहर दुनिया के सबसे एयर पॉल्यूशन के इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा ही प्रदूषित शहरों में से एक आते हैं। हम 24 आवर्स उसी शहरों में रह रहे हैं, हम वही एयर इनहेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कई सारी हेल्थ दिक्कतें होती हैं, जिसमें कि कैंसर भी होता है। उसके अलावा हम रोज़ की लाइफ में हमें कई चीज़ें ऐसे करते हैं जिसका हमें ध्यान नहीं होता। जैसे सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, कैरी बैग का यूज़ करना, जो थिन कैरी बैग्स होते हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है डेली बेसिस पे। जैसे कि आप सामान, मैं कई बार देखा है स्टार्टिंग में कि जब आप पीले या हरे रंग के कैरी बैग में सामान लेकर आते हो, आप घर में छोड़ देना उसको। जैसे कि मैं एक बार पोहा चूड़ा लेकर आया था घर में, कुछ साल पहले की बात ही है, वो मैंने छोड़ दिया। जब नेक्स्ट डे देखा मैंने तो सारा चूड़ा जो है वो पूरा येलो हो गया था। सो मतलब आप इमेजिन करो कि 24 आवर्स हम सामान उसमें कैरी कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो केमिकल्स का कितना बड़ा हिस्सा हम रोज़ अपने बॉडी में ले पा रहे हैं। सो ये चीज़ें ऐसी छोटी छोटी है कि हम उसको फ्रिक्वेंटली वी आर प्रोन टू इग्नोर दिस स्मॉल थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली हम उसे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, बट चीज़ें ऐसी है कि हमें देखना है कि छोटे छोटे मात्रा में भी कोई भी केमिकल्स हमारे फूड हैबिट्स की वजह से वो हमारे अंदर ना जाए। दूसरी बात होती है मिल्क की। मिल्क का एडल्ट्रेशन जो मिक्सिंग है मिल्क में, एक बहुत बड़ा इशू है अभी कंट्री के अंदर। फॉर्चुनेटली छोटे शहरों में जैसे आंध्रा यहाँ पे हुआ, पटना वगैरह में ये चीज़ें थोड़ी कम हैं, बट दिल्ली वगैरह में लिटरली आप मानो कि मिल्क में कितना कुछ मिक्स हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वही आज प्रोटीन पनीर का है। अभी लास्ट कुछ महीने पहले की बात ही है, एम्स पटना में भी जब छापा पड़ा था, वहाँ की कैंटीन में भी 15 किलो का फेक पनीर पाया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एम्स पटना की कैंटीन में जो स्टूडेंट्स के लिए है, जो वहाँ पे फेक पनीर आ सकता है, तो आपके हमारे किचन में क्यों नहीं आ सकता? सो खाने पीने के चीज़ों में कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम रेगुलरली सेवन कर रहे होते हैं। मैं तो बाहर अवॉइड करता हूँ कि रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ
पनीर ना खाऊँ या फिर कम से कम लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो पनीर प्योर होगा, इसमें बहुत ही कम होगा। हर एक सब्जी को गर्म पानी से वॉश करना है। जो सब्जियाँ छिलके वाली नहीं है, जैसे सपोज गोभी हुआ है ना, या फिर भिंडियाँ हुई, दे वॉश इट विद वार्म वाटर, रब करते हैं, देन दे कुक इट। जो छिलके वाले हैं वो छिल दो, चला जाएगा, इट्स ओके फाइन। बट बाकी सभी सब्जियों को जो छिलके वाले नहीं है उन्हें गर्म पानी से वॉश कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे बहुत दिनों का ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है ये। अदरवाइज आप डेली बेसिस पे इतना कुछ आपकी बॉडी में जा रहा होता है इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स, अदर थिंग्स, जो कि आप समझ नहीं पाते चीज़ों की क्या डैमेज कर रहा है आपकी बॉडी को। ये मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल रेडिएशन की बात करते हैं। हमें से कई लोग ऐसे होंगे जो कि मोबाइल को रात को सोते हैं, मोबाइल को किसी के पास रखा और सो गए रात में। इमेजिन करो आपकी 8 घंटे तक आप सो रहे हो तो मोबाइल आपकी बॉडी के पास आपको एक्सपोज कर रहा है इसी से। इससे बचना है। मोबाइल हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। बट एटलीस्ट ये ध्यान रखना है कि आप ऑफिस में यदि हैं मोबाइल को दूर रख दीजिए, है ना। रात को सो रहे हैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो आप, या फिर थोड़ा दूर रखो बॉडी से। तो एक्सपोजर को मिनिमाइज करना है। ये नहीं कि हो कि आप उसके इतने एडिक्शन बन गए कि वो आपको डैमेज कर रहा है एंड यू इग्नोर इट, कि सालों बाद कुछ दिक्कतें होती हैं, देन यू थिंक यार पहले क्यों नहीं बताया किसी ने। अब बात आते हैं लक्षण की, कैंसर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, मैं शॉर्टली बताऊंगा आप सबों को। कैंसर किस पार्ट में होता है उसके अकॉर्डिंग लक्षण बहुत वेरी करते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर हुआ सपोज तो चक्कर आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। और नीचे आते हैं मुंह का कैंसर हो तो मुंह में छाले की दिक्कत हो सकती है, आवाज़ चेंज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह खुलने में दिक्कतें हो सकती हैं। और नीचे आते हैं लंग्स पे, तो लंग्स में सांस की दिक्कत, छाती में दर्द होना, या फिर खांसी में ब्लड का आना, ये हो सकता है। पेट के लेवल पे आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होना, इंडाइजेशन हो सकता है, दर्द हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। पेशाब के कैंसरों में पेशाब का रुक के आना या पेशाब में ब्लड का आना, ये दिक्कतें हो सकती हैं। सो ये एक कॉमन आदमी के लिए है, ये मुश्किल है कि याद कर पाएँ कि किसका क्या लक्षण है। सो कीवर्ड क्या है, की लाइन क्या है जो कि आपको आज याद रखना चाहिए। वो बात ये है कि हेल्थ की कोई भी दिक्कत यदि आपको लगातार परेशान कर रही है, भाई 1 हफ्ते से है, 2 हफ्ते से है, लगातार आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये नहीं हुआ कि भाई महीनों से चला रहा है हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, भले वो पेट का नॉर्मल इंडाइजेशन ही क्यों ना हो। यदि पेट में आपको अनपच भी हो रहा है, कब्जियत भी हो रही है, इफ इट्स लास्टिंग फॉर लॉन्ग, 1 महीने 2 महीने से है, डोंट इग्नोर इट, इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, जो भी सलाह देते हैं उसे फॉलो कीजिए। सो आप ये आज याद रखना कि हेल्थ की किसी भी समस्या को आप लॉन्ग टाइम तक इग्नोर मत करना। कैंसर के सिर्फ लक्षण आप बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकते, बट ये याद रखो कि हेल्थ की दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट हमें तुरंत करना है। एक बड़ा मुद्दा है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का, कि हम इस कैंसर से बचें कैसे। मैं जितना कुछ बताया आप सबों को लाइफस्टाइल के बारे में, उनका आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके अलावा एक 2 और बिंदु हैं, वैक्सीन की बात करते हैं तो HPV वैक्सीन, बहुत कम कैंसर वैक्सीन से रोके जा सकते हैं। फॉर्चुनेटली उसमें से एक कैंसर है कैंसर सर्विक्स का, तो उसके लिए वैक्सीन जो अवेलेबल है वो HPV वैक्सीन है। जो एज ग्रुप जिसमें इस वैक्सीन को दे सकते हैं वो 9 to 45 एज ग्रुप का है। टारगेट एज ग्रुप जो है वैक्सीन का वो है यंग गर्ल्स ऑफ 9 to 15 ईयर्स एज ग्रुप। सो 9 to 45 ईयर्स मेल फीमेल दोनों के लिए रिकमेंडेड है, बट एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी है बोलेंगे। सो ऑल द गर्ल्स ऑफ 9 to 15 एज ग्रुप दे शुड टेक HPV वैक्सीन। यूके का डेटा है कि जब वहाँ पे वैक्सीन दिया गया, स्टार्ट हुआ एज ए स्टेट पॉलिसी, जब वैक्सीन दिया गया, मास वैक्सीनेशन किया गया, 10 से 20 सालों में सर्विक्स कैंसर के इंसिडेंस वहाँ पे 70 से 80% कम हो गए। और हमारे कंट्री में सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स मतलब यूट्रस का जो मुंह है उसका कैंसर होता है, हमारे कंट्री में ये कैंसर बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे यहीं पाया जाता है। सो ये नीड ऑफ द आवर है कि गवर्नमेंट के लेवल पे इसको किया जाए। अभी नहीं हो रहा है तो पर्सनल लेवल पे जो भी पेरेंट्स विलिंग है दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर्स, या हम अपने बच्चों को ये दिलवा कह सकते हैं। 9 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में 2 डोज पड़ता है 1 महीने के गैप पे, और 15 के बाद में 3 डोज पड़ता है वो। इसको लेने के बाद से कैंसर, सर्विक्स कैंसर की संभावना 70 to 90% कम जाती है। इसके अलावा कई सारे और भी कैंसर इससे बचते हैं, वॉट्स से बचाव होता है, स्क्वामस सेल कैंसर ऑफ एनल कैनाल है, इसोफेगस, उससे भी ये बचाता है वैक्सीन। सो HPV वैक्सीन में हमेशा इसको स्ट्रांगली इनकरेज करता हूँ HPV वैक्सीन के बारे में। जो भी पेरेंट्स एफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, थोड़ा कॉस्टली है, मतलब एक वैक्सीन की कीमत मे बी 2000 के आसपास पड़ेगी, बहुत महंगा भी नहीं है। सो हर एक 9 to 15 ईयर्स एज ग्रुप एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो, जो महिलाएं हैं उन्हें प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। मैं स्ट्रॉन्गली बोलता हूँ, आप एक बार सोचना, कभी हो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं गाइड करूँगा कहाँ से लेना है। आप लो भी इसे और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए बताओ भी, बहुत ही ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरी है मैं इसे शब्दों में
बयान नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर ऐसा है जिसे हम रोक सकते हैं, मतलब बट वो हम कर नहीं पा रहे इस चीज़ को। उसके अलावा एक है स्क्रीनिंग की बात करते हैं। कुछ कुछ कैंसर्स के स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत कॉमन कैंसर है। उसके लिए मेमोग्राफी की फैसिलिटीज हमारे यहाँ स्क्रीनिंग के लिए होती है। हर एक 40 साल की महिलाओं को स्क्रीनिंग शुरू कर देना चाहिए इंडियन कंटेक्स्ट में। वेस्टर्न कंट्रीज में 50 ईयर्स है रिकमेंडेड, हमारे यहाँ 40 साल के बाद हर एक महिलाओं को स्क्रीनिंग करना चाहिए। मेमोग्राफी हर 2 साल होना चाहिए। इसका फ़ायदा बस ये है कि हमारे पास बीमारियाँ, ये जो कैंसर का समझ में आता है, वो काफ़ी अर्ली स्टेज में हम जान पाते हैं और उसको हम रोक पाते हैं। उसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए कोलोन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है, कोलोनोस्कोपी का भी रिकमेंडेशन है 45-50 ईयर्स के बाद है। स्क्रीनिंग के लिहाज से बाकी और कुछ कैंसर का नहीं है। हाँ, सारे ओल्ड एज के लोगों को सीरम PSA लेवल एक बार 50 ईयर्स के बाद करवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि PSA का लेवल प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट के लिहाज से तो हम इलाज कराते हैं बीमारियों का, बट प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में और डेली के फूड हैबिट्स में थोड़ा बदलाव लाएँ, ताकि बीमारियों को हम दूर रख पाएँ। और ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारी ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इजीली बच सकते हैं। ज़रूरत किस बात की है कि अपने आप को मोटिवेट रखने की बात है। जैसे मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग रोज़ व्यायाम करते हैं? आई थिंक बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन सभी जानते हैं कि व्यायाम रोज़ करने से हेल्थ, फिटनेस एंड लॉट ऑफ डिजीजेज वॉन्ट कम इन आवर लाइफ। सो अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि आप प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी अपने बीमारी को दूर रखने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं उसे आप करें। और कुछ भी दिक्कतें होती हैं डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली करें, उसे डिले ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने टॉपिक को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट बिफोर हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोग हमारा जो ट्रेडिशनल लैंप लाइटिंग का फंक्शन है, सेरेमनी है, उसको हम लोग कर लेते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चेयरमैन। Patient-centered approach. He is renowned orthopedic consultant based in Patna with a specialist interest in joint replacement, sports injury and orthoscopy surgery. I'm going to welcome sir. Please kindly come on the dais. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग स्वागत करने के लिए। और और औरंगाबाद में आप लोग सब लोग जो यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को यहाँ इनवाइट करने के लिए। ये एक हेल्थ टॉक है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी, जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ। तो इन सब से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा में की ज़िंदगी में हम लोग फेस करते हैं और कुछ अवेयरनेस इसके प्रति होना चाहिए। कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो हम लोग खुद कर सकते हैं और कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हमें सर्जन या फिजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। तो एक जब भी हम लोग लोगों को देखते हैं या पॉपुलेशन को देखते हैं तो जनरली दो ग्रुप के लोग होते हैं। एक व्हेन आई से यंग, एवरीबडी इज यंग बट लेस देन 40, एंड एक होता है अबव 60। तो पहला जो मेरा फोकस है वो है स्पोर्ट्स इंजरी पे। तो आखिर स्पोर्ट्स इंजरी होता क्या है? आप लोगों में से कोई अगर ये बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी होता क्या है या इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो फिर मैं आगे थोड़ा एलैबोरेट करूँ। आखिर स्पोर्ट्स इंजरी से हमारा मतलब क्या है? एनीवन? जी, अगर कोई खेलते खेलते गिर जाता है तो उसको चोट लगता है,
और वो चोट कभी कभी अगर टाइम पे आप क्योर नहीं करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकते हैं। पार्शियली सही है। ये एक धारणा है कि स्पोर्ट्स इंजरी खेलते खेलते ही होता है। यूजुअली स्पोर्ट्स इंजरी हम लोग उस इंजरी को कहते हैं जो इन एंड अराउंड द जॉइंट होता है। तो हमारे बॉडी में जॉइंट होता है जैसे एल्बो, शोल्डर या हिप एंड नी। और ये जॉइंट्स जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि दो हड्डी आपस में जुड़ी होती है लिगामेंट के सहारे। लिगामेंट वो रस्सी है जो हड्डियों को जोड़ के रखता है और वो एक एनवलप में होता है जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। इस जोड़ को हिलाने के लिए मसल की ज़रूरत पड़ती है और जो रस्सी मसल को जोड़ के रखती है हड्डियों से उसे टेंडन बोलते हैं। तो ये एक नट शेल हुआ। तो कोई भी इंजरी जो इन एंड अराउंड द जॉइंट होती है एंड मोस्टली इन्वॉल्विंग लिगामेंट्स या टेंडन्स, उसे हम लोग स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। ये स्पोर्ट्स में भी हो सकता है या नॉर्मल आप सीढ़ी चल रहे हैं और आपकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है और एंकल में मोच आ जाती है तो वो भी स्पोर्टिंग इंजरी होता है। ये खेलते खेलते भी हो सकता है या डेली के कामों में भी हो सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर स्पोर्ट्स इंजरी या जॉइंट इंजरी किसी को होती है तो उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कोई भी अगर कुछ इस पे बोलना चाहे। जॉइंट इंजरी या स्पोर्ट्स इंजरी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जॉइंट का लक्षण होता है कि सर अगर सर में चोट लगा तो हमें पता नहीं चला, फिर सर ऑटोमेटिक से उसमें ऐड हो जाता है, उसी को सब जॉइंट करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि से आप चलते चलते एंकल मुचक गया या घुटना ट्विस्ट हो गया तो उसके लक्षण क्या होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द जॉइंट? लक्षण सर यही होता है कि मतलब सूजन आने लगता है। ठीक है, तो पहला हुआ सूजन आना। यस सर। और सबसे कॉमन जो होता है वो होता है दर्द। ठीक है, यस। तो ये तो मेन सिम्टम होते हैं यानी पेन एंड स्वेलिंग। तीसरा जो गंभीर लक्षण होता है वो है इनएबिलिटी टू वेट बेयर, यानी कि आप चलना चाहते हैं बट आपका शरीर आपका भार नहीं ले पाता है। तो ऐसे ये सब जब लक्षण होते हैं तो इसमें कुछ होता है जो आप खुद से ट्रीट कर सकते हैं या उसको आप उस पॉइंट पे हॉस्पिटल ना जाके घर पे उसका इनिशियल फर्स्ट एड बोल सकते हैं वो कर सकते हैं। और अगर वो ठीक नहीं होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ देखना होता है। एक तो सूजन अगर थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा बहुत हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसा कि जो जॉइंट गुब्बारे की तरह ना फूला हो या उसमें ब्लिस्टरिंग नहीं आ रही हो, वैसा सूजन आप कुछ दिन देख सकते हैं उसको। अगर हम लोग जॉइंट को मूव कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो ये है कि वो माइनर इंजरी हो सकता है। अगर जॉइंट बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है वहाँ फ्रैक्चर हो। अगर जॉइंट पूरा काला पड़ गया है तो वो एक सीरियस इंजरी की निशानी है। ऐसे में हॉस्पिटल जाना ज़्यादा उचित है एज़ कम्पेयर टू घर पे उसका इलाज करना। और जो फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो वेट बेयरिंग स्टेटस है, खासकर हिप, नी और एंकल पे। अगर हम लोग किसी जोड़ पे वजन डाल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत चल ले रहे हैं तो उसको हम लोग वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना सकते हैं। बट अगर बिल्कुल ही वजन नहीं डाल रहे हैं इसका मतलब कुछ सीरियस इंजरी है और हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि घर पे रह के कुछ दिन ट्रीट करना है इसको या अपने से इसका इलाज करना है तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? या कोई आपके सामने अगर गिर जाता है और उसे हॉस्पिटल भी ले जाना है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? किसी को कोई एक्सपीरियंस है इसका, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके कलीग्स या आप लोग कभी खेलते हुए गिरे हैं तो कुछ फर्स्ट एड का एक्सपीरियंस है? उस जगह को टाइट बांध देना। टाइट बांधना है तो उसको टाइट नहीं बांधना है, ठीक है? और क्या करना चाहिए? गर्म सेक करना चाहिए, तो वार्म सिकाई नहीं करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वार्म सिकाई क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे सूजन और बढ़ता है। तो बस 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग राइस ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि R फॉर रेस्ट, यानी रेस्ट देना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो और खेलना नहीं चाहिए। अगर खेलते हुए इंजरी हुई हो
या घर में है तो चलने फिरने के बजाय थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आई फॉर आइस, यानी कि बर्फ का सेक करना चाहिए। तो बर्फ को डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो कोल्ड इंजरी हो सकती है। तो उसको किसी प्लास्टिक की थैली में लपेट के उसके ऊपर एक कुछ कपड़ा रख के तब उसको स्किन पे रखना चाहिए। इससे जो है ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है और स्वेलिंग घटती है, इससे दर्द में भी आराम होता है। इसके अलावा एलिवेशन, तो सी को अभी छोड़ देते हैं, ई पे आते हैं, यानी एलिवेशन। तो एलिवेशन कितना होना चाहिए? जब हम लोग बोलते हैं कि उसको जो भी पार्ट जो है जो इंजर्ड है उसको ऊपर उठा के रखिए, एलिवेशन का यही मतलब है। तो कितना उठा के रखना चाहिए, कोई आइडिया? 90 डिग्री में क्या प्रॉब्लम है? ठीक, तो ऐसा एंगल से कोई लेना देना नहीं है इसमें। आप अपने हार्ट को देखिए, ठीक है, हार्ट के हाइट से ऊंचा होना चाहिए। यानी कि अगर हाथ में इंजरी है तो यहाँ एक तकिया लगा के हार्ट के हाइट के ऊपर रहना चाहिए। अगर फुट में इंजरी है तो 2 या 3 पिलो लगा के उसको हार्ट के हाइट के ऊपर रखना चाहिए। और जो कंप्रेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइट बांध देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीटली रुक जाएगा। लूज बांधते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कंप्रेशन देते हैं तो बस मिनिमम कंप्रेशन दीजिए, थोड़ा बहुत दीजिए, पूरी ताकत लगा के क्रेप बैंडेज या कोई भी बैंडेज नहीं बांधिए। और अगर डाउट है तो कंप्रेशन बिल्कुल ही नहीं दीजिए। तो ये फर्स्ट एड से आपका इनिशियल किसी भी, या तो वो फ्रैक्चर हो या लिगामेंट इंजरी हो, टेंडन इंजरी हो, या कोई भी ऑर्थोपेडिक या ट्रॉमा से रिलेटेड इंजरी हो, उसका फर्स्ट एड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स हैं। मैं एक ब्लैंकेट कोई एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ कि कोई पेन किलर यूज़ कीजिए, बट इतने में पेन कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है तो आप इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो बेस्ट इज टू गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक इनिशियल असेसमेंट बाय एन एक्सपर्ट सर्जन या फिजिशियन इज इम्पॉर्टेंट। कभी कभी स्पेशली यंग लोगों में हम लोग देखते हैं जिनका बोन हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उन्हें लगता है कि वो मोच है, अल्टीमेटली एक फ्रैक्चर निकलता है। और कभी कभी आपको लगता है कि वो फ्रैक्चर है लेकिन वो मोच होता है, तो वैसे केसेस में प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो हमारा एक सेकेंड एज ग्रुप है, यानी कि नॉट सो यंग एज ग्रुप, मोर देन 60 आई वुड से, उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्थराइटिस एंड गठिया। तो उसमें गठिया के जो प्रमुख लक्षण है वो है कि आपको या तो सुबह में स्टिफनेस होता है, या जोड़ अकड़ जाते हैं, या फिर दर्द होता है। और दर्द कंटिन्यूसली अगर रहने लगता है, जोड़ों से आवाज़ आती है कट कट की, तो ये गठिया का लक्षण है। ऐसे में बेस्ट है कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सलाह लें। और इसमें 2 चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे आर्थराइटिस है तो पहले के ज़माने में देखते होंगे, या आज भी हम लोग देखते हैं कि जोड़ एकदम से डिफॉर्म हो जाते हैं, जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाते हैं, चलते चलते लोग गिर जाते हैं और उससे फर्दर फ्रैक्चर होता है। तो इसका ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है। हम लोग पटना में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और सभी जॉइंट का रिप्लेसमेंट संभव है। ये नहीं है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट फर्स्ट ऑप्शन है, बट जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो एक लास्ट ऑप्शन है। पहले हम लोग फिजियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस, मिनिमली इन्वेजिव थिंग जिसमें दूरबीन से यानी आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीटमेंट करते हैं। फाइनली अगर जॉइंट सैल्वेजेबल नहीं होता है, यानी कि इतना घिस जाता है कि उसे बचाया नहीं जा सकता है, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट अवेलेबल है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि आपकी जो जीवन शैली है वो बदल जाती है और फर्दर जो है लाइफस्टाइल में काफ़ी बेनिफिट होता है। सेम चीज़ यंगर पेशेंट्स में है, जैसे लिगामेंट इंजरी हो गई या टेंडन इंजरी हो गई, तो इसका बड़े चीड़े के बजाय छोटे से छेद से दूरबीन के सहारे यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा ये होता है कि जॉइंट में फ्यूचर जो आर्थराइटिस होती है ड्यू टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि लिगामेंट टूटने के बाद जो आर्थराइटिस होती है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो आर्थोस्कोपी से हम लोग जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी करते हैं, और अगर फ्यूचर में जैसे आफ्टर 60 अगर जॉइंट प्रिजर्व नहीं हो सकता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है। इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, और अगर कुछ क्वेश्चन है